अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मंजूर अहमद नाइक और जैसे कि आप जानते हैं कि वो कश्मीर से हैं और आज हम कश्मीर की ही बात करेंगे और साथ-साथ इलेक्शंस की भी। बहुत शुक्रिया मंजूर कि आज आप आए हैं। आई नो कि बहुत बिज़ी शेड्यूल है आपका, फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को आदाब मेरी तरफ से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर से मुझे अपने चैनल पे, अपने शो पे आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए क्या चल रहा है कश्मीर में इस वक़्त इलेक्शंस की क्या तैयारियाँ हैं? और साथ-साथ एक फ़ॉर्मूला रेस करके 4 करके भी कुछ चल रहा है, उसको आप किस तरह से बताएँगे कि फ़ॉर्मूला 4 रेस मेरे ख़्याल है इस तरह कहा जाता है। ये सब क्या क्या चल रहा है कश्मीर में वो भी थोड़ा-सा हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए आरज़ू जी, बात ऐसे है कि हमने देखा है कि 2014 के बाद लगातार जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारी मोदी सरकार और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप के अंडर नई-नई हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर रहा है। और इसी ज़मन में हम देखते हैं कि कल या परसों 2 दिन पहले ही जो है हमारी कश्मीर प्रोविंस में जो हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, डल लेक के किनारे एक फ़ॉर्मूला रेस 4 का जो शो है, वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसको सक्सेसफुली जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके कंक्लूड किया गया। ये जो फ़ॉर्मूला 4 रेस है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। इस तरह का कोई भी हिस्टोरिक मूवमेंट पर्टिकुलरली जो फ़ॉर्मूला रेस जो 4 का जो एक इवेंट है, आज तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ। और ये जब ऑर्गेनाइज़ हुआ तो ये मोटर स्पोर्ट्स लवर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक तरह की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी है और उनको हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने से हमारे जो मोटर स्पोर्ट्स लवर जो हैं, जो ड्राइवर हैं, जो इस फ़ॉर्मूला रेस 4 कार के लिए जो एलिजिबल लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान की अलग-अलग स्टेट से आके जो है जम्मू कश्मीर में, इस कश्मीर पर्टिकुलरली डल लेक के किनारे, जो बॉलीवार्ड जो रोड है, फेमस रोड है, जो पहले कभी किसी ज़माने में हड़तालों के लिए मशहूर हुआ करती थी। आज वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो वहाँ पे जो है कश्मीर में, श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसका सबका मैं श्रेय जो है नरेंद्र मोदी साहब को दूँगा, क्योंकि ये उन्हीं की डायनामिक और ग्रेट लीडरशिप है कि जिसकी बदौलत आज कश्मीर में जो है इस तरह के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हमारे अलग-अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो लोग आके यहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है कश्मीर के लोगों के लिए भी पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बन के ये जो फ़ॉर्मूला रेस 4 कार जो शो हुआ है, ये एक करियर अपॉर्चुनिटी बन के भी एक हमारे कश्मीरी नौजवानों के लिए जो है वो सामने आएगा। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की बदौलत लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी बच्चियाँ हों, वो अलग-अलग जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे आपने सुना होगा आरज़ू जी के यहाँ पे डल लेक में जो है वाटर स्पोर्ट्स की भी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सरकार ने जो है ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ये सब आप समझ सकती हैं कि कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पे इतना सिक्योरिटी थ्रेट रहा करता था, जहाँ पे इतना वायलेंस रहा करता था, जहाँ पे इतने टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ इंसिडेंट्स हुआ करते थे। आज आप देखती हैं कि कश्मीर एक समय में टेररिज्म के लिए जाना जाता था और आज वही कश्मीर जो है टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर की, जो आप देखते हैं कि हमारी मोदी सरकार की ही बदौलत यहाँ पे जो है पॉसिबल हो पाया है। आज मोदी सरकार की ही बदौलत जम्मू कश्मीर में आप देखती हैं कि एक साल में जो है 2-2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है, टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में विज़िट कर रहे हैं और आप मैं बड़े ही वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पहले हुआ ये करता था कि पर्टिकुलर सीज़न में जो है टूरिज़्म और टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर को विज़िट किया करते थे। लेकिन आज ऐसा वक़्त है कि चाहे आप सर्दियों में आएँ, चाहे गर्मियों में आएँ, चाहे समर्स में आएँ, चाहे विंटर्स में आएँ, चाहे ऑटम में आएँ, कभी भी आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको रहने के लिए भी जो है होटल्स भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। इतना ज़्यादा टूरिज़्म का जो है फ्लो है यहाँ पे कश्मीर में। आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो पहले आपसे जैसे बात की थी हमने एक बार के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो कितना टफ टाइम मिलेगा अपोजिशन को या कितना टफ टाइम मिलेगा मोदी जी की पार्टी को आपके ख्याल से? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं सब जगह, अब तो खैर डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं। तो कश्मीर में जो एक्टिविटीज आपकी भी मैं देख रही थी कई क्लिप्स और वो सब कुछ जो है आप भी बहुत हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शंस में, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए आरज़ू जी, बात ऐसे है कि मोदी सरकार ने पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 के बाद
हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अबव पॉवर्टी लाइन लाने के लिए, उनको जस्टिस डिलीवर करने के लिए अनथक कोशिशें और काविशें की हैं, जिनकी बदौलत आज हम ये देखते हैं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के सर्वेज हमें बताते हैं कि कितने ही 18 से 20 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनको मोदी जी ने जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से उठा के जो है अबव पॉवर्टी लाइन में लाया है। तो आप देख रही हैं कि चाहे वो विमेन इमेंसिपेशन की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, विमेन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात करें, एक टाइम पे ऐसा देखने को मिलता था हमारे भारत में कि विमेन को जो है सिर्फ डोमेस्टिक चोर्स के लिए ही समझा जाता था कि घर बार संभालने के लिए, लेकिन आज अब देखती हैं कि आज हमारी जो हिंदुस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी फीमेल है। आज मंत्रालय हो, मेंबर पार्लियामेंट्स हो, उनको इवन के जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनमें भी रिजर्वेशन जो है वुमेन को दी गई है ताकि वो भी एम्पावर हो सके। इसके अलावा जितने भी हमारे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसीज हो, या बाकी जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो, उन सभी को अपलिफ्ट करने के लिए लगातार 2014 के बाद मोदी जी ने जो है हजारों और लाखों की तादाद में जो है स्कीम्स और फैसिलिटीज जो इनको प्रोवाइड की हैं, जिसकी बदौलत वजह जिसकी वजह से आप देखती हैं कि रिजल्ट ये आया है कि 2014 के बाद 2014 में हम लोगों ने 272 सीटें ली थी, 2019 में 303 ली हैं, और इस बार अपोजिशन जो है अब हमें हराने के लिए नहीं, यानी कि मोदी साहब को हराने के लिए नहीं, मोदी साहब को एब्सोल्यूट पावर में ना आए इसके लिए कोशिश कर रही है। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार नहीं करनी चाहिए, उनका ये टारगेट है। उनको पता है कि 350 370 तो आना ही आना है, लेकिन वो चाहते हैं कि 400 पार ना हो। आप समझ रही हैं? तो ये एक ये इस तरह का कंपटीशन जो है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब को दे रही हैं। मैं तो बड़ा ही वसूख के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज जो है, आज ये हो गया कि नरेंद्र मोदी वर्सेस तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये हो गया नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। आज ये कंडीशन जो है, ये हालात जो है हमारे देश में बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की जो विजनरी लीडरशिप है उसकी बदौलत जो है ये पॉसिबल हो पाया है। तो आज जब देख रही हैं कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा दिया है, इलेक्शंस की सारी डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। पूरे भारत में 7 फेजेस में जो है इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की भी जो 5 सीट्स हैं मेंबर पार्लियामेंट की, उन पे भी अलग अलग फेजेस में जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अपने आप में हिंदुस्तान जो है सारी दुनिया में एक मिसाल है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये अपनी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो ये आप समझ सकती हैं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि बांग्लादेश जैसी या पाकिस्तान जैसी या बाकी कोई कंट्री जिसमें इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं होते हैं। पहले से ही पता होता है कि भाई जिसको आर्मी चाहेगी, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, वही बनेगा। लेकिन इसमें अवाम ने पहली कहा है कि इस बार जो है 400 पार, तो अब की बार मोदी सरकार जो है 400 पार करने वाली है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मंजूर ये बताइए कि जो 400 पार करते हैं, यानी वो तो खैर थोड़े दिन में पता लग जाएगा, होपफुली कर जाएंगे मोदी जी, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो आप समझते हैं कि जो आप एडवाइस करेंगे आपकी गवर्नमेंट को कि वो की जाए, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए? जी, बात जहां तक एडवाइस करने की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो मोदी जी हैं, ये लगातार पूरे देश से, मतलब ये ऐसा होता है कि मोदी जी जो है अनाउंस करते हैं कि हमें सजेशंस दीजिए, अपनी मन की बात भी रखते हैं और सजेशंस भी लेते हैं, और हर एक पॉलिसी बनाने से पहले पूरे देश से सजेशंस दिए जाते हैं और उन सजेशंस को देख के जो है वो काम किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आने वाले साल में, क्योंकि इस बार जो है 4 जून को जब मोदी जी शपथ लेंगे 400 से ज्यादा सीट्स लेके, उसके बाद मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जो फोकस रहने वाला है वो हमारी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे रहने वाला है। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, इंडिया को विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड नेशन बनाना, इंडिया में हेल्थ केयर को और ज्यादा इंप्रूव करना, इंडिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ की जो रियासती जो हुकूमत रही है, इन्होंने कभी भी प्राइमरी एजुकेशन को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जो है वो कोशिश नहीं की थी। इस पे भी जो है फोकस किया जाएगा।
तो आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, हाईवेज हो, बुलेट ट्रेन हो, वंदे भारत जैसी ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, इन पे बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी पैमाने पे काम होने वाला है। और ये 5 साल जो है ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बदल के रख देंगे मोदी जी, इस तरह से 2014 के बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये 5 साल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, और मैं बड़े ही वसूख के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल जो है वो मोदी सरकार के, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के गोल्डन पीरियड में गिना जाएगा आने वाले वक्त में। अगर इस तरह पे काम होने वाला है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो है उनका तो कहना कुछ और ही है। वो तो कहते हैं कि जो भारत में लोग हैं वो इतने ज्यादा जॉबलेस हैं कि उनकी हालत जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज से भी ज्यादा खराब वो बता रहे हैं। तो आखिर अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो कहाँ से फैक्ट फिगर्स ले रहे हैं और क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन के लिए या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए राहुल जी पे तो मुझे वाकई में तरस आता है, बिकॉज वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े और अनएम्प्लॉयड, अगर कोई शख्स है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, वो वही है। तो क्योंकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये तो उनके मुंह से तो बिल्कुल मुझे तो हैरत नहीं होती अगर वो इस तरह की बात करेंगे। तो बाकी अगर बात करें आज की डेट में, मैं आपको बताना चाहता हूँ आरती जी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करना ये मोदी सरकार की पॉलिसी में नहीं आता है। गवर्नमेंट जॉब्स तो अपने हिसाब से चलती हैं, वो तो आप चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो केएएस हो, चाहे वो अलग हम्म। तरह की जितने भी सर्विसेज जो है वो लगातार चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, वो हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है हमारी मोदी सरकार का फोकस ये है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो आत्मनिर्भर बने, पूरा भारत भी आत्मनिर्भर बने और हमारे नौजवान भी आत्मनिर्भर बने। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जैसे जो सैकड़ों प्रोग्राम हमारे नौजवानों के लिए जो है वो शुरू किए गए हैं, और हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है पैसा हमारे नौजवानों को दिया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग तरह के अपने बिजनेसेस, स्टार्टअप्स जो है हमारे नौजवान शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो खुद की एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 35% से 50% तक सब्सिडी वो दी जा रही है। इवन के डेयरी में आरजू जी, जो डेयरी के बड़े बड़े फार्म हमारे यहाँ के नौजवानों ने लगाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप टू 80% की भी सब्सिडी है, यानी कि 1 करोड़ का अगर आप लोन लेते हैं, 80 लाख रुपए की तो आपको सब्सिडी है। तो आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में क्या ऐसी कोई सरकार है कि जो इस तर्ज पे अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए जो है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज फराहम करने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रही है। तो हमें तो पता है, अब दिक्कत ये आती है कि जब हम अपनी आंखों के आगे चश्मा ही वो चढ़ा देंगे, तो जो हमारे राहुल जी हैं उनकी आंखों के आगे चश्मा ही वो चढ़ा है, तो उनके मुंह से तो ये बात निकलेगी। तो खैर वो अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट फराहम, जो नौकरी वो लेना चाहते हैं, देश की जनता जो है उनको वो नौकरी नहीं देना चाहती है। आज देश की जनता ने अपने लिए एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि अपने लिए एक चौकीदार, अपने लिए एक प्रधान सेवक चुना है, जो 24/7 अपने हिंदुस्तान की अवाम का खादिम है और अपने हिंदुस्तान की अवाम की सेवा में 24/7 जो है वो लगे हुए हैं। मोदी साहब आज जो है इस तरह के जो हमारे 2014 से पहले जिस तरह के हम यहाँ पे माहौल देखा करते थे, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो बड़े बड़े स्कैम्स की बात करें, आप मुझे बता दीजिए, आप पाकिस्तान में वहां बैठी हैं, आप 2014 के बाद कोई भी एक ऐसा स्कैम आपके नजर के सामने आया हो कि जो मोदी सरकार के टाइम पे कोई भी स्कैम ऐसा हुआ हो? ये बड़े फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि भाई मोदी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है। मोदी सरकार जो है वो समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सरकार है। यही बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ वहां बात चलती है मोदी की गारंटी की। मोदी की गारंटी है कि हमारे गरीबों को मुफ्त का इलाज मिलेगा, तो मिल रहा है। मोदी की गारंटी है कि हमारे गरीबों को मुफ्त का अनाज मिलेगा, तो मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी है कि हमारे गरीब लोगों को उनके घरों में 24/7 नल मिलेगा, उस नल में 24/7 जल होगा, ये मोदी की गारंटी और उनको मिल रहा है। हर एक घर में जो है वो बिजली होगी, ये मोदी की गारंटी है। हर घर तक सड़कें पहुंचाई जाएंगी, ये मोदी की गारंटी है। हर एक व्यक्ति को जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उसको सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि हमारे देश की महिलाओं को जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया जाए, इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, पॉलिटिकली उनको एम्पावर किया जाए, पॉलिटिकल उनको रिजर्वेशन दी जाए। आज उनको मिल रही है। आज हमारी बहनें, आज हमारी माएं, आज हमारी बच्चियां ये वो सरपंचेस बन रही हैं, बीडीसी बन रही हैं, डीडीसी बन रही है, एमएलए बन रही हैं,
एमपीज बन रही है और मंत्री भी बन रही है। तो ये मोदी की गारंटी है, और यही मोदी की गारंटी मैं आपको बताऊं कि इस देश को आज जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, और यही मोदी की गारंटी है अगले 5 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में उभर के आएगा। तो ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी साहब ने जो है एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। मोदी साहब को खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कश्मीरी हूँ, मैं जी। कश्मीरी मुसलमान हूँ। मैं आपको बड़े ही वसूख और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो मोदी साहब हैं, ये जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को अपने सिर का ताज समझते हैं, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज मानते हैं। इन्हीं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आज से पहले जो है, पर्टिकुलरली 2014 से पहले, हमारे यहाँ के सियासतदानों ने अपने वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो है हम लोगों को जो है रोंदा था। उन लोगों ने हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह किया था, हमारे बच्चों का गला रहता था। आज अब देखती हैं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो कह रहा है कि फख्र से कह रहा है कि हम मोदी का परिवार है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी साहब हमारे हैं, हम मोदी साहब के हैं। मोदी साहब जो है जम्मू में आए तो लाखों की तादाद में लोगों ने उनकी रैलीज में शिरकत की। कश्मीर में गए तो जम्मू से भी ज्यादा वहां पे जो है कश्मीर प्रोविंस में हमारे कश्मीरी भाइयों ने, बहनों ने, बच्चियों ने जो है उनके जलसे में शिरकत की। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब का काम बोलता है, मोदी साहब का काम है, मोदी साहब की गारंटी है कि जो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है आज फखर के साथ अपना कॉलर ऊपर करके अपनी डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। आरज़ू जी। मगर ये जो कश्मीर के लीडर्स हैं, जो कहना चाहिए जिनके नाम काफी मशहूर होते हैं पाकिस्तान में भी और आपके यहाँ भी, जो इवन जो टीवी चैनल्स पे भी जो जो लोग आते हैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इतने खफा क्यों नजर आते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ आरज़ू जी कि ये जो लोग टीवी चैनल्स पे आते हैं, ये हम्म। कश्मीरी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों के आगे मैसेंजर हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत ही गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सारी दुनिया के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कभी हक और इंसाफ मिला ही नहीं 2019 से पहले। ये तो मोदी सरकार की बदौलत कि हम लोगों ने यहां से 370 और 35 हटाया, तब जाके जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार आजादी जो है, 1947 में सारे हिंदुस्तान आजाद हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी जो है 2019 में मिली। वो आजादी किससे मिली? वो आजादी ऐसे ऐसे करप्ट लीडर से मिली, वो आजादी ऐसे डायनास्ट पॉलिटिशियन से मिली जिनके सिर्फ अबा वो जो है जम्मू कश्मीर पे अपना राज करते आ रहे थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना सब्जेक्ट समझ के रखा था। कभी भी हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, कभी भी हमारी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा जो है मजहब का आर्टिकल 370 का ढिंडोरा पीट के जम्मू कश्मीर के लोगों में एक डर और खौफ का माहौल बना के रखा। जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए, अपने बच्चों के हाथों में जो है वो कलम और दवात देके जो है उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो है भेज के वहां से उनको एजुकेशन फराहम कराई, अपने बच्चों को जो है प्रोफेसर लगवाया, अपने बच्चों को जो है अपने जो उनके ग्रुप के लोग थे उन लोगों को उन्होंने जो है पॉलिटिकली भी बेनिफिट दिया और एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट दिया, और गरीब के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा। गरीब के बच्चों को कभी भी मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया। आरजू जी, आज 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, जम्मू कश्मीर का हर एक रेजिडेंट बड़ी फखर के साथ ये कह रहा है कि हमें सही मायनों में ऐसे करप्ट जो लीडर्स थे उनसे आजादी दिला के मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तकदीर जो है वो बदल दी है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे नाम के साथ अब्दुल्ला लगना जरूरी नहीं है, आज हमारे नाम के साथ मुफ्ती होना जरूरी नहीं है लीडर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। आज एक गरीब का बच्चा जिसमें पोटेंशियल है, जो समाज की सेवा करना चाहता है, वो जो देश को आगे लेके जाना चाहता है, वो चाहे वो किसी भी तबका से बिलोंग करता हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, आज उसको मौका मिल रहा है और आज वो इलेक्ट होके आ रहा है और आज अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। इन लोगों ने तो कभी डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि मैं तो बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने हमेशा पावर को जो है सेंट्रलाइज करके अपने हाथों में रखा, अभी पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आरजू जी, जम्मू कश्मीर के आज एक एक सरपंच के हाथ में जो है डीडीओ पावर है। आज सरपंच जो है अपने हाथ में ग्रीन पेन लेता है, करोड़ों के हिसाब से जितने पहले एमएलए को फंड आया करते थे, आज जम्मू कश्मीर का एक एक सरपंच जो है अपनी पंचायत में लगा रहा है। आज मोदी सरकार ने क्या नहीं किया हमारे गरीब आवाम के लिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक शख्स को जो है घर दिया। हमारी बच्चियां, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी साहब इस हिंदुस्तान की हर एक बच्ची को अपनी बच्ची समझते हैं, और बच्ची को आपको मालूम है जब हमारी बच्चियों की शादी होती है तो मोदी साहब की तरफ से जो है 50,000 रुपए दिया जाता है कि लो मेरी बच्ची की शादी हो रही है, 50,000 रुपए दे दिया, फाइनेंशियल एड।
इसको बोलते हैं स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत। आज ये क्या बात करते हैं जो टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके एक अलग इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति ने इनको सिरे से नकार दिया है। आज इनकी सियासत जो है जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। आज ये अपने सर्वाइवल के लिए तरस रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका सर्वाइवल भी जो है इट इज ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। मैं आपको पूरा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगी कि पार्लियामेंट्री चुनाव हो या असेंबली इलेक्शंस हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, इनका पूरी तरह से जो है जम्मू कश्मीर से सफाया होने वाला है लोगों। नहीं, बहरहाल हर एक को जो है वो कश्मीर के लोगों का या जहां से भी इलेक्शन लड़े वहां के लोगों का जरूर सोचना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सुनकर के काफी लोग खुश हैं, और खासतौर पे बच्चियों की शादियों के लिए भी जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए और आपने इतनी हमें जो है चीजें बताई, बातें बताई। हालांकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं दोबारा कहूंगी उसके लिए, फिर भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया आजू जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू।